सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरे साल की करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपके यूपीएससी, आरओआरओ और पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा। तो आप हमारे सामने जो ये पीडीएफ ओपन है, यहाँ पे आप इसको बस सुनिए केवल, और इसमें भी मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वही मैं कराऊंगा। तो हमारे पास लगभग 5000 जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि 5000 जो है करंट अफेयर्स हैं जो यूपीएससी, आरओआरओ और पीसीएस के लिए ज़रूरी है। आप इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले संसद और विधान में देखेंगे तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए एक विधेयक 2024 लाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना, वास्तविक प्रयासों के लिए उचित पुरस्कार सुनिश्चित करना और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना। आप देखते हैं पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो जा रहा है। आप नीट हो गया, सीयूटी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इन तरह के अगर पेपर लीक होते हैं या कुछ ऐसी समस्या आती है जो बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रही, तो उसके लिए ये विधेयक बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर पेपर लीक होता है तो 3 से 5 साल की जेल है, संगठित अपराध से जुड़े होने पर 10 साल तक की सजा है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और फर्मों से परीक्षा लागत की वसूली की जाएगी। परीक्षा आयोजित करने पर संभावित प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब देखा जाएगा तो अपराध की जो प्रकृति है वो धारा 9 के अनुसार संज्ञेय है और गैर जमानती और गैर शमन योग्य है। ठीक है, तो अब देखिए खबरों में क्यों है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका देखें तो जल प्रदूषण रोकथाम को लेके है, एक बिल लाया गया, संशोधन विधेयक 2024। इसमें क्या है कि ये जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार को जल प्रदूषण के संबंध में अनुमति लेने के लिए कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को छूट देने का अधिकार होगा। खबरों में ये क्यों है? क्योंकि हाल ही में जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 2024 को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखें तो राज्यसभा ने पीबीटीजी के लिए एक विधेयक पारित किया। पीबीटीजी क्या है? बेसिकली जो है ये विशेष रूप से कमजोर एक जनजातीय समूह है। 1970 के दशक ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह, पार्टिकुलरली देखा जाए वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया। वे अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। अब इनके लिए कुछ मानदंड बनाए गए हैं, जैसे प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर, स्थिर या घटती जनसंख्या देखा जाएगा, अत्यंत कम साक्षरता, अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर। तो इन उस पे जो है राज्यसभा में ये पारित हुआ। ठीक है, अब इसमें देखें तो इस बिल के बारे में ओडिशा में जैसे पौरी भुइयां और पौड़ी भुइयां जनजाति के पर्यायवाची हैं। चुकटिया भुंजिया ये जनजाति का पर्याय है। बोंडो पोरोजा जनजाति एक उपजनजाति है। मैनकिडिया, ठीक है, तो ये उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में कुछ स्थानांतरित समुदाय हैं, जैसे तमुड़िया को अनुसूचित जाति की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति जो है की सूची में डाल दिया गया है। विधेयक में नई प्रविष्टियों के रूप में ओडिशा में 2 समुदायों को जोड़ा गया है, मुक्का डोरा और कोंडा रेड्डी का समुदाय। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बोडो पोरजा और खोंड पोरजा जनजाति के पर्यायवाची हैं। कोंडा सावरस जनजाति का एक पर्याय है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ थी जिसको लेके कानून बनाए गए हैं। अब विधेयक के पारित होने से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों की एसटी सूची में मौजूद जनजातियों के पर्यायवाची और ध्वन्यात्मक विविधताओं को शामिल करने का रास्ता अब साफ हो गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा ने संविधान एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान एससी और एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। अब इससे रिलेटेड चीजें हम देखें। नेक्स्ट है उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो उत्तराखंड में पहला राज्य है जो बनाया है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला। इसके पहले गोवा था, लेकिन वहाँ पर जो है जो पोर्टुगीज नागरिक संहिता थी, क्लियर, वो आज़ादी के पहले की है। तो अब देखें तो प्रयोज्यता और बहिष्करण के बारे में, तो जनजातीय समूह राज्य की जनसंख्या 2.9% को छोड़कर सभी उत्तराखंड निवासियों पर यह लागू होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य पंजीकरण हो गया है। पंजीकरण न कराने पर दंड में कारावास और जुर्माना शामिल है। द्विविवाह या बहुविवाह का निषेध किया गया है। आप एक ही विवाह आप रख सकते हैं। घटना के 60 दिनों के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
तलाक की कार्रवाई विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय का आदेश आवश्यक है। आर्टिकल 44 आप देखें तो आर्टिकल 44 में इसके लिए बात करी जाती है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तलाक चाहने वाली महिलाओं के लिए असाधारण कठिनाइयों और विशिष्ट शर्तों का प्रावधान है। 5 वर्ष तक के बच्चों की माताओं को समान अभिरक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रथाओं का अपराधीकरण, जैसे निकाह, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को अपराध घोषित कर दिया गया है। गैर अनुपालन पुनर्विवाह शर्तों के लिए मजबूर करने या उकसाने के लिए दंड किया गया है, ठीक है। तो यानी उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में अपने यहाँ समान नागरिक संहिता विधेयक का मसौदा प्रस्तुत करा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम निवारण अधिनियम। इसमें क्या है कि विधेयक का बहुउद्देश्य बहरा, गूंगापन, अंधापन, शारीरिक विकृति और ऑटिज्म जैसी जन्मजात बीमारियों के इलाज के रूप में उपयोग की जाने वाली जादुई उपचार की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना और उन्हें खत्म करना है। असम कैबिनेट ने हाल ही में असम हीलिंग बुराइयों की रोकथाम प्रथाएं विधेयक 2024 नामक एक विधेयक का समर्थन किया है। विधेयक में उन व्यक्तियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक उपायों का प्रस्ताव है जो इन प्रथाओं के माध्यम से कमजोर आबादी का शोषण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तमिलनाडु के राज्यपाल रवि ने पारंपरिक संबोधन देने से इनकार किया। अब यहाँ पर कहा गया कि संविधान राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 और राज्यपाल 176 को विधानमंडल की बैठक को संबोधित करने की शक्ति देता है। विशेष शक्ति 2 अवसरों के संबंध में है। पहला, आम चुनाव के बाद नई विधायिका के उद्घाटन सत्र को संबोधित करना है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष विधायिका की पहली बैठक को संबोधित करना है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फैसले। 1994 में कर्नाटक मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने से पहले एक विस्तृत तथ्यात्मक आधार प्रदान करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी रिपोर्ट मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित है। अब ऐसे और भी केसेस आए। 2016 में अरुणाचल प्रदेश मामला आया, 2024 मध्य प्रदेश मामला और पंजाब, तमिलनाडु और केरल से जुड़े हालिया मामले आपके आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डिप्टी सीएम पोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप देख सकते हैं यहाँ पर, नो डिप्टी सीएम पोस्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। यानी डिप्टी सीएम आप रख सकते हैं। ये क्यों है? उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का पद एक राजनीतिक भूमिका है जिसे भारत के उपराष्ट्रपति की तरह संविधान में नहीं दिया गया है। इसका विकास उप प्रधानमंत्री के पद से हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में था। ये मुख्यमंत्री सीएम के पास डिप्टी सीएम को नियुक्त करने या हटाने का पूरा विवेक है। सीएम के पास में डिप्टी सीएम को नियुक्त करने हटाने का पूरा विवेक होता है। एक राज्य में कई डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में 2 और आंध्र प्रदेश में 5 देखा गया है। आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं। कार्यकाल क्या होगा? डिप्टी सीएम का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, उनका कार्यकाल सीएम के निर्णयों के अधीन है जो किसी भी समय कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। ये डिप्टी सीएम को हटा सकते हैं। डिप्टी सीएम की शक्तियां देखें तो रैंक और विशेषाधिकार के बारे में बात करें तो डिप्टी सीएम का रैंक राज्य के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। उन्हें समान वेतन और लाभ मिलता है। इसे राज्य मंत्रिपरिषद परिषद में दूसरा सबसे बड़ा कार्यकारी पद माना जाता है। वित्तीय प्राधिकरण में देखें तो डिप्टी सीएम के पास कोई अद्वितीय वित्तीय शक्तियां नहीं होती और वह अन्य कैबिनेट मंत्रियों के समान ही वित्तीय अधिकार साझा करते हैं। खबरों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकारों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है उप मुख्यमंत्री का पद ठीक है। कोर्ट ने कहा कि उप मुख्यमंत्री सबसे पहले राज्य सरकार में एक मंत्री होता है और उसका पद महज एक लेबल होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखें जाति आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन। अब यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि यानी इसके बैकग्राउंड में जाए तो 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले की समीक्षा कर रही है। 2004 के फैसले में कहा गया है कि अनुसूचित जाति SC समरूप वर्ग है और इन्हें उप विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। इस तर्क ने अनुसूचित जाति की विशिष्ट श्रेणियों के भीतर बहिष्कार की आवश्यकता पर सवाल उठाए। इसमें सुझाव दिया गया कि SC के भीतर कुछ उपजातियां प्रगति कर सकती है और उन्हें आरक्षण छोड़कर सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तो ये जो है उसको लेके बात हो गई। क्लियर? अब यहाँ पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। क्रीमी लेयर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
है ना। आप देख सकते हैं जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। क्रीमी लेयर की अवधारणा को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसटी तक भी बढ़ाया गया था। 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कराऊंगा। संवैधानिक प्रावधान के बारे में बात करें, संवैधानिक प्रावधान तो संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों और वर्गों को अनुसूचित जाति के रूप में नामित करने का अधिकार। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में ये था कि राज्यपाल कर सकता है, नहीं राज्यपाल नहीं कर सकता, राष्ट्रपति करता है। 341 की पावर लेकर जातियों और वर्गों को अनुसूचित जाति के रूप में नामित करता है। यानी कोई ऐसी जाति है जो अनुसूचित जाति जनजाति है कि नहीं है, वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है, ये संसद की सूची में किसी जाति या जनजाति को जोड़ने हटाने का अधिकार भी देता है। क्लियर। चलो, अब जम्मू कश्मीर को लेके बात करें तो जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा देने के लिए विधेयक पारित किया गया। इसका प्रमुख बिंदु देखें तो इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000, कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 जो है इसके बारे में संविधान के भाग जो है 9 और भाग आप देख सकते हैं कि 9 का ए के प्रावधानों के अनुरूप। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कराऊंगा। यहां पर देखें, राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी वाल्मीकि को एसटी एससी में जोड़ने वाला विधेयक पारित किया। आप देख सकते हैं पहाड़ी और वाल्मीकि, ये ध्यान रखना। हाल ही में लोकसभा ने संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 पारित किया है। विधेयक का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के विशिष्ट जातीय समूह और जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना है। इसमें शामिल जातीय समूह में आप देख सकते हैं गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जातीय समूह है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मुख्य पुजारी पद के लिए जाति मानदंड को बरकरार रखा। ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना जाति के भेदभाव के सबको मंदिर में पूजा करने का अधिकार है, कोई भी पुजारी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में पुजारी की पदवी के लिए किसी समुदाय विशेष को चुनना आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। चलो खबरों में क्या है, क्यों है, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मुख्य पुजारी पद के लिए जाति मानदंड को बरकरार रखते हुए मलयाला ब्राह्मणों तक सीमित कर दिया। त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड टीडीबी की अधिसूचना में सबरीमाला के सन्निधान और मल्लिकापुरम मंदिरों मुख्य पुजारियों के लिए जाति की आवश्यकता निर्दिष्ट करी गई। ठीक है, न्यायालय का फैसला क्या है देख सकते हैं आप। तो अदालत ने इस मानदंड को अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाली गैर ब्राह्मण पुजारियों की याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने फैसला सुनाया कि मंदिरों में प्रवेश और पूजा करने के अधिकार की रक्षा करने वाला संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 का बी अर्चक सेवाएं करने के अधिकार तक विस्तारित नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गोद लेने पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आया है। ठीक है, आप अगर किसी को एडॉप्ट करते हैं तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने के फैसले ने केंद्र के 2022 के गोद लेने के नियमों का समर्थन किया है, जिसमें 2 जैविक बच्चों वाले माता पिता को सामान्य बच्चा गोद लेने से प्रतिबंधित किया गया है। अगर देखें तो दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 ये लागू करता है कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाले जोड़े केवल विशेष जरूरत वाले या मुश्किल से पैदा होने वाले बच्चों को गोद ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, आगे देखें, अब असम ने मुस्लिम विवाह कानून समाप्त किया। पहले क्या था कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 मुस्लिम विवाह और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण को अनुमति देता है। सरकार को विवाह और तलाक पंजीकरण के लाइसेंस जारी करने में सक्षम बनाया। अधिनियम ने महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष की कानूनी न्यूनतम आयु का पालन किए बिना विवाह के पंजीकरण की अनुमति दी। ठीक है, बाद में क्या था, 2024 में असम कैबिनेट ने अधिनियम को निरस्त कर दिया। हाल ही में असम कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गुजरात में कुछ अशांत क्षेत्र के बारे में।
इसका शीर्षक है गुजरात अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से बेदखली से किराएदारों की सुरक्षा का प्रावधान अधिनियम 1991 में पारित करा गया है। मुद्दा क्या है? विशेषज्ञों का तर्क है कि इस कानून ने कुछ शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय स्थानों से के मालिक होने के विकल्पों को कम कर दिया, जिससे यहूदी बस्ती का निर्माण हुआ है। चलिए आगे चलते हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में न्यायालयों के लिए पहल, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक पहुंच प्रदान करता है। डिजिटल कोर्ट 2.0 ये कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय पहल है। इसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से देश भर में जिला न्यायालयों को डिजिटल रूप से बदलना और सक्षम बनाना है। अब यहाँ पर कुछ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। 28 जनवरी 1950 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक आयोजित हुई थी। संवैधानिक प्रावधान भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत करी। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया 142 की पावर लेकर। 142 क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का अधिकार देता है, जो व्यापक रूप से न्याय सुनिश्चित करने में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है। 142 क्यों लागू किया गया? क्योंकि चुनाव में पीठासीन अधिकारी के अनैतिक कार्यों के कारण अनियमितताएं देखने को मिली। तो 142 जो आर्टिकल 142 है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण न्याय के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ मेयर के चुनाव परिणाम को रद्द किया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तटरक्षक बल से महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने का आग्रह किया। ठीक है, महिला अधिकारियों के लिए परिवर्तन, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिकाओं का विकास, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। ये आप केस देख सकते हैं कि जैस्मिन कौर बनाम भारत संघ और बबीता पुनिया बनाम रक्षा मंत्रालय जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने सशस्त्र बलों में PC के लिए महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करे गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है कुछ ऐतिहासिक जो है केसेस हैं, केस लॉ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसे पहला है IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। यहाँ पर फैसला सुनाया गया कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक संशोधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। फर्स्ट जो है जजेस केस कब आया था? 1981 में, प्रथम न्यायाधीशों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को न्यायिक नियुक्तियों में अंतिम अधिकार की अनुमति दी, जिसके लिए CGI के साथ परामर्श की आवश्यकता थी, लेकिन सहमत की नहीं। ठीक है, यानी परामर्श की आवश्यकता है, सहमत की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, द्वितीय जो सेकंड जजेस केस आया है ना 1993 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की, जिससे CGI की सिफारिशें बाध्यकारी हो गई। तृतीय न्यायाधीश मामला आया 1998 में, है ना। पहला आया 1981 में, दूसरा आया 1993 में, तीसरा आया 1998 में। स्पष्ट किया कि CGI को न्यायिक नियुक्तियां करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए, कॉलेजियम को 5 सदस्यों तक विस्तारित करना चाहिए। तो ये जो थर्ड जजेस केस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मामला 2015 में आया था। NJAC अधिनियम को खत्म किया गया, कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ मामला आया 1989 में। यूनियन कार्बाइड का प्रतिनिधित्व किया, जिससे भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए $470 बिलियन का मुआवजा समझौता हुआ। TM पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए तर्क दिया गया। नबाम रेबिया और बमांग फेलिक्स बनाम डिप्टी स्पीकर 2016 में आए। ये सुनिश्चित किया गया कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, जिससे अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट पर असर पड़ेगा।
जयललिता बनाम तमिलनाडु राज्य। भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत मिल गई। अब ये कावेरी जल विवाद कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य। 2016 से 18 के बीच का मामला है। तमिलनाडु के साथ जल बंटवारा विवाद ने कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया, जिससे 2018 में जल आवंटन में संशोधन हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक लोगों का निधन भी हो गया है। प्रख्यात न्यायविद फली इस नरीमन का 21 फरवरी 2024 को निधन हो गया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर प्रदर्शन के आधार पर न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त की आयु बढ़ाना व्यवहारिक नहीं, सरकार ने पैनल से कहा। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में होते हैं, रिटायर। ठीक है। अब यहाँ पर सरकार समिति की सिफारिश क्या है? पिछले साल कानून और कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने न्यायिक प्रक्रियाओं और उनके सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में वर्तमान सेवानिवृत्त की आयु से परे न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन आधारित कार्यकाल विस्तारित प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। तो ये सरकार की प्रतिक्रिया है और ये समिति की प्रतिक्रिया, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये राज्य व्यवस्था से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको शेयर करते रहिए। मैं कंटिन्यू अपनी प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स पूरी डाल दे रहा हूँ। वहाँ पे आप जाके 21 मिनट 25 मिनट्स के जो भी वीडियोज़ है आप इसको 1.5x पे लगा के आराम से देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं आपके, इसको आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।